गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 चैप्टर 4 और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम कैसा होता है? तो हमने कल पढ़ा था कि एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा कण होता है जिसमें उस एलिमेंट के सभी गुण होते हैं और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो जो सबसे पहले एटम के बारे में बताया वो था जे थॉमसन। तो सबसे पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो आइडिया दिया वो सबसे पहले हमें जे थॉमसन ने दिया था। He said that atom is like watermelon. Atom is like watermelon. The seeds are negative charge, while the pulp has positive charge. तो जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम जो होता है वो एक तरबूज की तरह होता है और जो सीड होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो यहाँ पर गुद्दा है, जो पल्प है, वो सभी क्या है? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव चार्ज is always equal to negative charge. In an atom. तो जे थॉमसन ने जो मॉडल बताया था वो ये बताया था कि एटम जो होता है वो एक तरबूज या राइस पुडिंग की तरह होता है। जिस तरह एक तरबूज में, एक वाटरमेलन जो सीड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो तरबूज का जो पल्प है वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ये था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इस मॉडल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया कि ये मॉडल बिल्कुल गलत है। तो आज हम पढ़ेंगे फेमस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। आज हम पढ़ेंगे फेमस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? उसने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्या होती है? एक गोल्ड से बनी हुई बहुत ही पतली, बहुत ही थिन शीट होती है जिसे हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल को अगर हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो
हमें वो इस तरह दिखाई देगी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, यहां पर गोल्ड फॉइल लगाई और यहां पर एक स्क्रीन लगाई। यहां पर क्या लगाई उसने, एक स्क्रीन लगाई। और यहां से उसने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की रेज को बम्बार्ड किया। उसने इन पर अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो हीलियम 2 पॉजिटिव के बराबर होता है। तो अगर हम थॉमसन के मॉडल को सही माने और ये एटम जो हैं अगर ये किसी तरबूज की तरह हो, तो तकरीबन सभी अल्फा पार्टिकल्स को यहां से पार निकल जाना चाहिए एक सीधी रेखा में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि 99% पार्टिकल्स यहां से पार निकल गए। 99% पार्टिकल्स यहां से आर पार हो गए। और हमने देखा कि कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए और कुछ पार्टिकल्स काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो रदरफोर्ड ने बताया कि थॉमसन का मॉडल है वो गलत है, और इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए उसने एक नया मॉडल दिया जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो ये क्या था? ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर टक्कर करवाई और दूसरी तरफ एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई। उसके बाद हमने देखा कि 99.9% पार्टिकल्स यहाँ इस गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए। इससे एक बात हमें पता लगी कि इसके बीच में काफी खाली जगह है और एटम एक वाटरमेलन जैसा नहीं हो सकता। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि कुछ पार्टिकल्स तो बिल्कुल वापस चले गए और कुछ पार्टिकल काफी कम डिविएट हुए और कुछ पार्टिकल काफी ज्यादा डिविएट हुए अपने रास्ते से। तो इसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया और उसी के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन किया। तो वो मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने बोला कि एटम का पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो एटम होता है उसका सारा मास और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्र। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये बीच की जगह खाली होती है। तो अब अगर इस पर हम अल्फा पार्टिकल मारे तो तकरीबन सारी जगह खाली ही है। तो तकरीबन सभी पार्टिकल्स को पार निकल जाना चाहिए और पार्टिकल्स पार भी जा रहे थे। और जो पार्टिकल न्यूक्लियस के काफी नजदीक से गुजरेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा इसको रिपेल करेगा और ये अपने रास्ते से थोड़ा डिविएट हो जाएगी। और अगर कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके सीध में आएगा तो वो यहां से वापस अपनी तरफ ही अपने रास्ते पर आ जाएगा। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन कि ये पार्टिकल्स सारे के सारे क्यों पार निकल गए और कुछ पार्टिकल्स काफी ज्यादा डिविएट हुए और कुछ पार्टिकल्स काफी कम डिविएट हुए। तो इसका रीजन भी ये था कि हर एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसका सारा मास और टोटल चार्ज होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर
रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने बोला कि किसी भी एटम में जो टोटल चार्ज होता है और उसका जो मास होता है, द टोटल चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एनी एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दैट एटम एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus। और इसका नाम दिया ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने बोला, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द टोटल मास एंड चार्ज of any atom is concentrated at the center, which is called nucleus, and electron revolve around nucleus, and electron is negatively charged तो ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने ये कहा, द टोटल मास एंड द चार्ज ऑफ एनी एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज व्हाइल इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। तो रदरफोर्ड ने बोला कि किसी भी एटम का जो सारा मास होगा और जो टोटल चार्ज होगा वो उसके सेंटर पर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो इसके चारों तरफ का चक्कर लगाता है। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। ये था रदरफोर्ड मॉडल। तो इसके बाद आता है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशन of Rutherford model of atom। तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो पहली कमी थी वो यही थी, इफ एनी बॉडी revolve around anything, it will lose its energy continuously and ultimately fall onto the center। तो इसकी पहली लिमिटेशन यही है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है
और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी को लूज करेगा और हर बार इसका रास्ता थोड़ा छोटा होता जाएगा और हर बार एनर्जी लूज करेगा और रास्ता और छोटा, ऑर्बिट और छोटा होगा और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल की ये एक लिमिटेशन है और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अगर ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता है तो इसको अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए और इसको अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर फाल कर जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका यही मतलब है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें ये एक कमी है। और दूसरी बात ये थी, सेकंड लिमिटेशन, एटम इज ऑफ टू डायमेंशन, एटम इज ऑफ टू डायमेंशनल। और इसका क्या अर्थ है कि एटम टू डायमेंशनल है? मान तो ये देखिए, ये एक सर्कल है और सर्कल कभी थ्री डायमेंशनल नहीं होता, सर्कल टू डायमेंशनल होता है और दुनिया जो होती है वो थ्री डायमेंशन है। तो एटम भी थ्री डायमेंशनल होना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड के जो मॉडल है रदरफोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग तो मॉडल कैसा है, एटम कैसा है, एटम है टू डायमेंशनल, जबकि एटम कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल। तो आज के लिए आपका इतना काफी है, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।